वेलकम टू शिवानी सेंट्रल। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सारे टाइप्स ऑफ मासेस जो हम केमिस्ट्री में निकालते हैं, आइसोटोप्स, मोल कॉन्सेप्ट जिसके अंडर एवोगेड्रो नंबर और मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या होता है, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसकी डेफिनेशन तक जाएंगे। ठीक है, इमेजिन करते हैं हमारे पास एक बॉक्स है। बॉक्स के अंदर कुछ चीजें भरी है, जैसे कि टेनिस बॉल भरी हुई है बहुत सारी, और कुछ चॉकलेट्स फिल्ड हैं बॉक्स में। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका वे करो, मतलब इसका मास बताओ मुझे कितना होगा, तो क्या सिर्फ टेनिस बॉल का मास निकाल के बता दोगे तो टोटल मास हमें मिल जाएगा? नहीं, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बॉल है टेनिस बॉल, इसका मास प्लस ये जो चॉकलेट्स हैं इनका मास, आपको दोनों का मास निकाल के क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा बॉक्स का मास आ जाएगा। सिमिलरली एटॉमिक मास क्या होता है, एटम के अंदर जो भी चीजें प्रेजेंट है उनका सबका मास हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब एक एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जैसा यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, और उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इस न्यूक्लियस के अंदर भी क्या है, दो चीजें हैं, एक है आपका प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, और एक है न्यूट्रॉन मतलब जिसमें जीरो चार्ज है, और प्लस जो बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जिनमें माइनस चार्ज है। अब एक एटम का अगर आप मास निकालना चाहोगे तो क्या होगा, इन तीनों चीजों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो एटॉमिक मास क्या हो गया, मतलब किसी भी एटम का मास, उसमें कितना मैटर प्रेजेंट है वो बताएगा एटॉमिक मास। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ टोटल प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन का मास बहुत बहुत कम होता है, मतलब नेग्लिजिबल होता है, तो हम इसको नेग्लेक्ट करके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर लेते हैं। राइट, तो हमारा क्या आ जाता है, एटॉमिक मास आ जाता है। और इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, हर चीज की एक यूनिट होती है। जैसे हमें लेंथ को मेजर करना है तो हम मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर इन सब यूनिट्स में करेंगे। राइट, वैसे ही अगर एटॉमिक मास को हमें मेजर करना है तो हम AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, और आजकल के टाइम पे यूजुअली यू यूज होता है, यूनिट। ठीक है, वो यूज होता है। अब कोई भी चीज को मेजर करने के लिए, जैसा कि हमने एक वीडियो में देखा था, अगर मास मेजर कर रहे हैं तो एक रेफरेंस स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। जैसे प्लैटिनम इरिडियम का सिलेंडर जो पेरिस की लैब में रखा हुआ है, उसका मास हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। फिर उसके बाद सारे मासेस लिए, फिर धीरे धीरे प्लैंक कांस्टेंट आ गया। ये सब हम दूसरे वीडियो में पढ़ चुके हैं, अगर आपको देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। राइट, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड लिया है। सबसे पहले क्या हुआ, मास मेजर कर रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड हमारे पास होना चाहिए ना, उससे कंपेयर करेंगे कौन सा ज्यादा भारी है कौन सा हल्का है, ऐसा। तो सबसे पहले क्या हुआ, साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन एटम लिया। अब हाइड्रोजन एटम क्यों लिया, क्योंकि वो सबसे लाइटेस्ट है, मतलब सबसे लाइट वेट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, इसीलिए। लेकिन उसको रेफरेंस मानने पे क्या हुआ, हर चीज का मास ना फ्रैक्शन में आने लगा, हमें फ्रैक्शन में रिजल्ट मिलने लगे। अब हम इतने सारी चीजों के फ्रैक्शन को हर जगह यूज नहीं कर पाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। तो उसके बाद क्या स्टैंडर्ड लिया, O16 ऑक्सीजन 16 आइसोटोप लिया, उसका मास हमने रेफरेंस मान लिया, बट उसमें भी रिजल्ट इतने अच्छे नहीं दिख रहे थे हमें। तो लास्ट में जो वर्ल्ड वाइड सबने माना, वो हमने क्या लिया रेफरेंस, कार्बन 12। अब क्या होता है, कार्बन 12 का जो मास होता है उसको हम रेफरेंस मान के हर मास को मेजर करते हैं। मतलब कि 1/12 से आपको किसी का मास निकालना है तो उसे 1/12 से डिवाइड कर दोगे, तो आपको पता चलेगा कि वो हल्का है या भारी। जैसे आपने हाइड्रोजन को 1/12 से डिवाइड किया तो पता चलेगा हाइड्रोजन जो है कार्बन से कितना ज्यादा हल्का, लाइट है। ठीक है, तो ये हो गया रेफरेंस। और एटॉमिक मास क्या होता है एक्चुअल में, उसमें कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन को यूजुअली हम नेग्लेक्ट कर देते हैं बिकॉज ये बहुत ज्यादा लाइट वेट होते हैं कंपैरेटिवली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। ठीक है, अब इसे हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसा N14 नाइट्रोजन का हमने एटम लिया अगर, तो उसका एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन में क्या होगा, कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो नाइट्रोजन में जो है 1 2, यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है,
तो इसके पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब प्रोटॉन भी कितने होंगे, बैलेंस है ना, ये इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो जब भी कोई चीज चार्ज नहीं होती तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होते हैं। तो हमें ये इलेक्ट्रॉन्स देख के पता चल गया कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 7 है। तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, हमें पता चल गया कि प्रोटॉन का नंबर 7 है। अब हम न्यूट्रॉन निकालेंगे, न्यूट्रॉन हमें क्या पता चल गया, न्यूट्रॉन भी 7 है। ठीक है, हमने ये जो 14 गिवन है ना, इसमें से प्रोटॉन को माइनस कर दिया तो बचा हुआ क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा। ठीक है, अब हमें न्यूट्रॉन पता चल गया। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना आएगा, न्यूक्लियॉन मतलब ये जो अंदर सेंटर पे आपको दिख रहा है ना, इसे न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियॉन में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों चीजों को ऐड करोगे तो न्यूक्लियॉन मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें चाहिए भी क्या, एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास होता क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया, 7 + 7 14 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ये इसकी यूनिट है। तो ये इसका क्या है, एटॉमिक मास है। ऐसे ही आप बहुत सारे एटम्स का एटॉमिक मास इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया एटॉमिक मास। अब इसके बाद देखते हैं छोटा सा पार्ट, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं भाई, आइसोटोप्स वो होते हैं, एटम आपको सेम दिखेगा, मतलब फॉर्मूला आपको सेम दिखेगा, लेकिन उसमें अलग क्या होगा, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है, ये जो अंदर रहते हैं ना न्यूक्लियस में फिल्ड, ये सेम है, लेकिन अलग क्या हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग हो जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, आइसोटोप हो जाएंगे। कैसे, एग्जाम्पल अगर हम देखें, ये हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको सिर्फ एक जगह दिखता है, सबसे ऊपर, सबसे फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है, बट इसके 3 आइसोटोप है। तो क्या आपको पूरे पीरियोडिक टेबल में 3 हाइड्रोजन दिखते हैं अलग अलग, नहीं दिखते। तो मतलब आइसोटोप क्या होता है, आपको पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट एक ही दिख रहा है, बट वो 3 या बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे हम हाइड्रोजन में देखें, इसमें क्या है बेटा, यहाँ पे प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 है, तो ये हाइड्रोजन 1 जो हम यूजुअली यूज करते हैं, यूजुअली पढ़ते हैं। और यहाँ पे देखो, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन भी 1 है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने न्यूक्लियॉन हो गए, 2 हो गए ना, नंबर चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखे, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 2 है, तो क्या हुआ, 3 हो गए, तो ये हाइड्रोजन 3 आइसोटोप हो गया। तो ऐसे ही आइसोटोप में क्या, आपको H मतलब हाइड्रोजन हर जगह सेम दिख रहा है, लेकिन बस चेंज क्या हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आइसोटोप का मतलब क्या होता है, और अगर इसको हम क्रैक करें वर्ड को, तो क्या होगा, सेम प्लेस, मतलब ऑल आइसोटोप्स जो है, मतलब जितने भी आइसोटोप एलिमेंट है, वो एक ही जगह आप पीरियोडिक टेबल में देख पाओगे। अलग अलग हाइड्रोजन या अलग अलग कार्बन ऑक्सीजन जिसके भी आइसोटोप देख रहे हो, आपको फैले हुए नहीं दिखेंगे। ठीक है, एक ही जगह दिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, एवरेज एटॉमिक मास। अब ये एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, हमने अभी एटॉमिक मास पढ़ा, ठीक है। एवरेज का मतलब किसी भी चीज को सम करके और डिवाइड कर देना, ऐसा कुछ हमने मैथ्स में देखा है। तो यहाँ पे भी सिमिलर है, हमने अब भी जस्ट पीछे देखा आइसोटोप, बहुत सारे एक ही एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ये 3 आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है, मतलब 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आप किसका मास लें भाई, हमें तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, कभी हमने हाइड्रोजन 1 का ले लिया, कभी 2 का, कभी 3 का, बट एक्चुअल में क्या लेना चाहिए। तो हम इसको इजी करने के लिए क्या करते हैं, जितने भी आइसोटोप्स हैं उसके हम एवरेज, उसके मास को हम लोग क्या कर देते हैं, उसका एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, रिलेटिव एबंडेंस पे ये डिपेंड करता है। रिलेटिव एबंडेंस मतलब क्या होता है, कौन सा आइसोटोप कितने परसेंट में एग्जिस्ट करता है अर्थ पे। अब हो सकता है भाई कोई आइसोटोप जो है वो अर्थ पे 90% मिल रहा हो, पर कोई आइसोटोप बस 1 या 2% मिल रहा हो। ठीक है, तो हम परसेंटेज देखेंगे, रिलेटिव अबंडेंस देखेंगे। ठीक है, और इसका एक बहुत इजी सा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज मास हम निकाल रहे हैं, एवरेज एटॉमिक मास, F1 M1 F2 M2 एंड सो ऑन, जितना भी आपके आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो उसके लिए यहाँ पे F3+ × M3 आ जाएगा। ठीक है, अब वहां पे भैया ये F1 क्या है, F मतलब क्या होता है, फ्रैक्शनल नेचुरल अबंडेंस, मतलब नेचुरली ये कितनी अबंडेंस, कितने परसेंटेज में हमें एनवायरमेंट में मिल रहा है। ठीक है, और एम एम सिंपल सा मास नंबर होता है, मतलब एटॉमिक मास, उसको हम मास नंबर भी बोलते हैं। एम क्या हुआ, आपका मास नंबर हो गया। अब इसे अपने फॉर्मूले में डाला और आपने निकाल लिया एवरेज मास। ठीक है, ये क्या होता है एक्चुअल में, फिर से देखते हैं एक लास्ट बार, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है,
weighed average of atomic masses of all the naturally occurring isotopes of an element। जितने भी आइसोटोप नेचुरली अकर कर रहे हैं, हमने मैनमेड वाले नहीं है, वो नेचुरल है, उसका आपने क्या कर लिया, एक एवरेज निकाल लिया, उसको बोलेंगे हम एवरेज एटॉमिक मास। एक एग्जांपल से समझते हैं हम तो ज्यादा क्लियर होगा। क्लोरीन देख लेते हैं, जैसे क्लोरीन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। अब 35 जो है ये हमको एनवायरमेंट में कितना मिलता है, 75.77% मिल रहा है एनवायरमेंट में। और क्लोरीन 37 है, ये कितना मिल रहा है, 24.3% मिल रहा है एनवायरमेंट में। तो इसका क्या कर लिया आपने, ये जो फॉर्मूला था ना, इसमें यहाँ पे क्या डालना था आपको, फ्रैक्शनल अबंडेंस डालना था। फ्रैक्शन मतलब जो भी परसेंटेज आपको मिल रहा है उसको आपने 100 से डिवाइड कर दिया। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये 75.77% मिल रहा था, आपको नंबर चाहिए, परसेंटेज हटाना पड़ेगा। परसेंटेज कैसे हटेगा, इसको आप क्या कर दोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे, सिंपल सा। तो क्या 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये शिफ्ट हो जाएगा पीछे, तो आपका ये फ्रैक्शन क्या आ गया, ये आ गया। सिमिलरली यहाँ पे 100 से डिवाइड करोगे, पॉइंट शिफ्ट हो गया, 2 पॉइंट पीछे चला गया, तो 0.2423 आ गया। अब इसको आप बस क्या करो, फॉर्मूले में डाल दो। यहाँ पे क्या आएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा, F1 था, याद करो ये F1 इंटू M1, तो F1 की जगह पे हमने ये वाला फ्रैक्शन डाल दिया, 0.7577 इंटू। अब ये किसका था भाई, कौन से क्लोरीन का था, 35 का था, तो 35 इसका मास है ऑब्वियसली, तो हमने यहाँ पे 35 डाल दिया। इसके बाद प्लस जो भी सेकेंड वाला आपका फ्रैक्शन है 0.2423 इंटू, क्योंकि 37 वाले का हम कर रहे थे, है ना, क्लोरीन 37 आइसोटोप का, तो यहाँ पे 37 डाल दिया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्लोरीन का मास आपको क्या मिल गया, 35.48। हम 35.5 क्लोरीन का मास लेके चलते हैं, ठीक है। तो क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि एवरेज हमको क्या मिल रहा है, 35.48। 8 को राउंड ऑफ करेंगे, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, 8 5 से बड़ा है तो हम इसके पहले वाले नंबर को 1 से बढ़ा देंगे, मतलब 4+1 कर देंगे, तो क्या आ गया 35.5, जो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था एवरेज एटॉमिक मास। अब इसके बाद देखते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, भाई एटॉमिक मास क्या होता था, एटम में कितना मैटर प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूल में कितना मैटर प्रेजेंट है, सिंपल। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये कैसे डिफाइन करते हैं, सम ऑफ द मासेस ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जैसा मैंने अभी बताया कि मॉलिक्यूल में कितना मास प्रेजेंट है, ये हम मॉलिक्यूलर मास से बताते हैं। और ये कैसे हम निकालते हैं, ऑब्टेन कैसे होता है, ये बड़ा सा जो फॉर्मूला लिखा है ना, इसको हम एक छोटे फॉर्म में पहले देखेंगे, तब हमें इजीली समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, H2O, वाटर का अगर हम मास निकालें, मॉलिक्यूलर मास, अच्छा इसका मॉलिक्यूलर मास क्यों है, क्योंकि H2O क्या है, ये जो वाटर है ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, बहुत सारी एक से ज्यादा एटम से मिलके बना है, इसलिए मॉलिक्यूल है, तो इसका ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मास होगा, एटॉमिक तो होगा नहीं। हमने क्या किया, सबसे पहला एलिमेंट हम यहाँ पे देख, सॉरी पहला एटम हम यहाँ पे देख रहे हैं, हाइड्रोजन। देख लिया, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का हमें पता है कितना होता है, 1 होता है। अच्छा कभी कभी ये क्वेश्चन में दे भी दिया जाता है, बट ऐसे छोटे मोटे मास आपको याद कर लेना चाहिए, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। ठीक है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है। ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 एटम्स दिख रहे हैं ना हमको, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का मास कितना दिख रहा है, सॉरी कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, दोनों के हमें मास पता चल गया, अब हम वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, H2O, इसमें H कितने हैं, तो 2 हाइड्रोजन है, तो हमने जो 1 इसका एटॉमिक मास था उसको यहाँ पे 2 से इंटू कर दिया, 2 इंटू 1, तो 2 हाइड्रोजन का मास हमें मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन कितनी दिख रही है तुम्हें, एक दिख रही है, एक ऑक्सीजन का मास था 16, और हमें चाहिए भी कितना, एक का ही चाहिए, तो हमने उसे 1 से ही मल्टीप्लाई किया, करो नहीं करो बात सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे अब 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2, 16 इंटू 1 16, इन्हें ऐड कर दिया, तो वाटर का एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 18 आ गया। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट विद द नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, जैसे H2O में 2 एटम प्रेजेंट है हाइड्रोजन के, तो हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, एटॉमिक मास से, और फिर जितने भी मॉलिक्यूल है उन्हें ऐड कर देते हैं। तो ये अगर हम ऐसे ही पढ़ते तो समझना बहुत डिफिकल्ट होता, इसलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझा तो थोड़ा सा समझ में आ गया हमें।
बस यहाँ पे एटम देखना है कितने हैं और उतने ही नंबर से एटम के मास को मल्टीप्लाई कर देना है। और बाकी जितने भी एटम है सबको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, देख। तो हमें क्या मिल गया? सिंपली मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मिल गया। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या होता है? व्हेन देयर आर नो मॉलिक्यूल्स। मतलब फॉर्मूला मास हम यूज करते हैं यूजुअली आयोनिक और मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए भी यूज होता है, पर आयोनिक कंपाउंड्स के लिए ये यूजुअली यूज होता है। तो फॉर्मूला मास एक्चुअली क्या होता है? देखो, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक आयोनिक, सबसे बढ़िया आयोनिक जो कंपाउंड है, जो आप हर जगह देखोगे केमिस्ट्री में, सबसे इजी वाला, वो होता है NaCl। रोज खाते हैं इसको हम, टेबल सॉल्ट, नमक। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है NaCl। लेकिन Na क्या है? पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, और ये कैसा है? आयोनिक कंपाउंड है। मतलब आयोनिक बॉन्ड के थ्रू ये बना हुआ है, कोई में ऐसे शेयरिंग वाला कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। आयोनिक बॉन्ड है। वो जो प्लस चार्ज है Na का, उसको माइनस चार्ज क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। तो ये इंटैक्ट है क्रिस्टल लैटिस में। ठीक है, ये आप सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे या पढ़ लिया होगा, क्रिस्टल लैटिस। उसमें क्या है? ये सब क्लोजली पैक्ड है, आयंस। तो इनको क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। जिसमें प्लस या माइनस चार्ज हो वो क्या है? आयोनिक कंपाउंड है। बस इतना याद रखना। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे? सेम तरीके से जैसा कि हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला है। मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। बस टर्मिनोलॉजी थोड़ी चेंज होती जा रही है, क्योंकि अलग अलग चीजों के लिए हमें फॉर्मूले चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल देखें सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम का मास कितना है? 23 होता है। क्लोरीन का 35.5। अभी हमने क्लोरीन का निकाल लिया था पीछे, अगर याद हो तो। यहाँ पे देखो 0.48, इसको राउंड ऑफ किया था तो 0.5 आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया? सोडियम का मास देखा 23, क्लोरीन का मास देखा 35। सिंपल। अब क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, अगर ये ऐसा फॉर्मूला होता, ऐसा होता नहीं है ना, Na2Cl3 ऐसा कुछ होता, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, बस एग्जाम्पल है। तो हम क्या करते? सोडियम के मास को 2 से इंटू करते, क्लोरीन के मास को 3 से इंटू करते, फिर जाके ऐड करते, जैसा हमने पहले किया था। बट यहाँ पे तो सब दोनों बेचारे एक ही एक है, सोडियम एक क्लोरीन एक, तो हमने दोनों को क्या कर दिया? सिंपली ऐड कर दिया, और हमारे पास सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास कितना आ गया? 58.5। ठीक है, तो बेटा मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला मास सिमिलर है बिल्कुल। बस फॉर्मूला मास कहाँ यूज होता है? जहाँ पे आयोनिक कंपाउंड आ जाता है। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड क्या, जो ऐसा दिखता है। अब इसमें क्या खासियत होती है? सोडियम जो है पॉजिटिव, ये चारों तरफ से किससे घिरा होगा? किससे सराउंडेड होगा? नेगेटिव 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 क्लोरीन से। ठीक है, और क्लोरीन जो है वो हर तरफ से किससे सराउंडेड होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव सोडियम से होगा। इसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड, राइट। अब देखते हैं बड़ी अच्छी सी चीज, मोल कॉन्सेप्ट। ये मोल कॉन्सेप्ट क्या है भाई? जहां मुंडी बन गई, मतलब बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? सबसे एफिशिएंट वे होता है किसी भी चीज की क्वांटिटी को बताने के लिए। क्वांटिटी की वर्ड, ठीक है। क्या है मोल कॉन्सेप्ट? आपको किसी भी चीज की अगर क्वांटिटी बताना हो, मतलब कितना अमाउंट है, तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो इजी हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको बोलो कि यार 1 दर्जन केले ले आना, या फिर 1 डजन एप्पल, 1 डजन बनाना, तो इंग्लिश में डजन, हिंदी में दर्जन। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 1 डजन लाने को बोला है, तो मतलब आपको पता है 1 दर्जन में कितने होते हैं भाई? 12 होता है। कोई भी क्वांटिटी ले आओ, तो आप जाके झट से क्या ले आओगे? 12 बनाना या एप्पल, जो भी लाने बोला है वो ले आओगे। ठीक है, वैसे ही हमें यहाँ पे क्लियर था डजन का मतलब। अब हमें मोल का मतलब क्लियर करना है यहाँ पे केमिस्ट्री में। मोल क्या होता है? एक स्पेसिफिक नंबर होता है, स्पेसिफिक काउंट होता है, जो बहुत ही छोटी छोटी सी क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, और SI यूनिट क्या होती है? किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। मतलब आपको कोई भी सब्सटेंस अगर वे करना है तो वो आप किस में करोगे? हमने एक वीडियो में यूनिट्स पढ़ी थी, जहां पे मैंने बताया था कि मोल के लिए क्या ऐसा यूनिट होती है, मॉलिक्यूल के लिए मोल, और उसे लिखते कैसे हैं? MOL से। ठीक है, ये SI यूनिट है। मतलब जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं SI यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की या सब्सटेंस की। ठीक है, क्या होता है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो भयंकर वाले छोटे छोटे से होते हैं, मतलब बहुत ही टाइनी होते हैं।
इतने टाइनी कि हम अपनी नेकेड आई से तो उसे कतई नहीं देख सकते, ठीक है। और या फिर कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं, कुछ क्या बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जो बहुत ही सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, बहुत ही सारे एटम्स को अपने अंदर इंटैक्ट रखता है। अब यार कोई भी चीज बनी है, जैसे कि ये बॉटल है, इसको बनाने के लिए इसके अंदर कितने सारे छोटे छोटे एटम्स होंगे जब जाके ये बॉटल बनी है, और इतने सारे एटम कि हम इसे ऐसे काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीजें करने के लिए क्या हुआ, मोल कॉन्सेप्ट इजाद हुआ, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट दिया गया। ये होता क्या है एक्चुअल में, एक मोल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक स्पेसिफिक एक्सट्रीमली लार्ज काउंट ऑफ पार्टिकल्स को। क्या करता है मोल, ये रिप्रेजेंट करता है बहुत ही लार्ज क्वांटिटी, मतलब जहां पे बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, उसके काउंट को ये बताता है, इजी कर देता है हमारे लिए। और किसी भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ने के लिए, सब माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ही छोटे लेवल पे अगर हमें कोई चीज पढ़ना है, कोई क्वांटिटीज जानना है, तो ये हमारी हेल्प करता है। अब इसमें आता क्या है, आपने एवोगेड्रो नंबर सुना होगा पहले, है ना। मोल के लिए वो जो टेबल था मैंने बताया था, अगर नहीं याद हो तो आई बटन पे क्लिक करके उस टेबल पे चले जाना आप लोग और वो देख लेना, ठीक है। उसमें मैंने बताया है कि एवोगेड्रो नंबर जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल मतलब मोल को मेजर करने के लिए एक बेसिक क्वांटिटी होती है। हम एवोगेड्रो नंबर को बेस मानते हैं किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। तो अब मोल कॉन्सेप्ट से एवोगेड्रो नंबर की तरफ आते हुए हम देखते हैं कि एक मोल जो है, 1 मोल में एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स होते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर 50 बार सुना है और ये नंबर बड़ा ही स्टार वाला है, मतलब बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये होता क्या है, इसको हम बोलते हैं एवोगेड्रो नंबर, एन से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। और इसमें क्या है, एंटिटीज कैन बी, अब ये जो मैंने बताया ना कि बहुत सारी एंटिटीज होती हैं, ये एंटिटीज क्या है, मतलब कोई भी एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया। अगर हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो धीरे धीरे से समझ में आएगा, सबर, ठीक है। सबसे पहले देख लें कि इसको बनाया किसने, भाई एवोगेड्रो नंबर दिया किसने है, एमिलियो एवोगेड्रो ने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। उनने बताया था कि कोई भी आप क्वांटिटी ले लो, जैसे कि आपने 1 मोल का कोई भी सब्सटेंस ले लिया, कोई भी दुनिया में, जरूरी नहीं है वो हाइड्रोजन ही हो, ऑक्सीजन ही हो, वाटर ही हो, कुछ भी हो, पर वो कोई भी चलेगा। उसमें कितना क्वांटिटी होगा एटम का, 6.022 इंटू 10⁻23। इतने एटम्स, इतने मॉलिक्यूल्स या इतने आयंस होंगे उसमें, ठीक है। ये एवोगेड्रो ने जनरल कर दिया। अब आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा यार, 1 मोल में कितना होता होगा, इतने एटम होते होंगे, इतने मॉलिक्यूल होते होंगे, आपको अलग अलग काउंट करना पड़ता ना, कितनी तकलीफ हो जाती। तो इनने सब क्या कर दिया, एक में कर दिया, एवोगेड्रो नंबर में, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ एग्जाम्पल में देखें अब तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम होते हैं, तो तुमने अभी एवोगेड्रो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में भाई इतने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, अभी मैंने ये पूछा था 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम्स होते हैं, पर अब मैं पूछ रही हूँ यार 1 मोल ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो तुम क्या बोलोगे, सेम बोलोगे। यही तो एवोगेड्रो का मैजिक है। क्या किया इनने, कोई भी क्वांटिटी हो, सब में एटम्स या मॉलिक्यूल के नंबर तो सेम ही होंगे। एक एटम मतलब 1 मोल में आप कुछ भी गिन लो, सबका नंबर हमेशा सेम आएगा, और उस हमेशा सेम वाले नंबर को बोलते हैं एवोगेड्रो नंबर, जिसको एन से डिनोट करते हैं, एन ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब देखते हैं मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास मतलब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितना मास होगा, ठीक है। 1 मोल सब्सटेंस है, उसमें हमने एटम्स अभी बता दिए है ना ऊपर, कि इतने एटम, भाई 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कुछ भी ले लो दुनिया का उठा के, उसमें इतने ही वाले एटम होंगे। लेकिन अब हम देखें कि इसका मास कितना होगा, ठीक है। तो क्या होगा, न्यूमेरिकली इट्स इक्वल टू द एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, ठीक है। मतलब न्यूमेरिकली अगर हम देखें तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितना मास, कितना वजन होगा, जो हम पीछे अभी कॉन्सेप्ट देख के आए हैं, एटॉमिक मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला मास हम देख के आए ना, उसको यू से डिनोट करते हैं, या फिर ए एम यू से डिनोट करते हैं,
ठीक है। और इसे एक्सप्रेस कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे मोलर मास में एक्सप्रेस कैसे करते हैं, वो एटॉमिक मास था, राइट। ग्राम्स पर मोल, मतलब एक मोल में कितने ग्राम, ग्राम पर मोल मतलब उतने मोल में कितने ग्राम्स होंगे, जी पर एमओएल, राइट। एग्जाम्पल देखें, अगर कुछ भी चीज भाई एग्जाम्पल से ही सही समझ में आती है, राइट। एग्जाम्पल देखें अगर, तो मोलर मास जो है वाटर का, वो कितना है, 18 है, 18.02। ये हमने कैसे पता लगाया, और अच्छा 18 हमने इसका एटॉमिक नंबर निकाला था पीछे, और यहीं पे इसका मोलर मास क्या होगा, वही 18 है, लेकिन अब इसकी यूनिट क्या हो गई, ग्राम पर मोल। क्योंकि यहाँ पे रीजन भी देख लो आप, सिंस मॉलिक्यूलर मास इज 18.02, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18.02 है, तो इसका मोलर मास भी कितना हो गया, 18.02 ही है, लेकिन इसकी यूनिट क्या कर दी तुमने, ग्राम्स पर मोल। तो मोल कॉन्सेप्ट ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी सा है। बस तुम्हें क्या ये पता रखना है कि वो क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है किसी भी चीज की, और क्या करता है, बहुत बहुत ही इजी कर देगा आपको, इतने बड़े बड़े और इतने छोटे छोटे से नंबर डील करना पड़ता है, तो वो पढ़ने में आपको ये ईज ला देता है, ठीक है। एवोगेड्रो नंबर इसी के अंडर है मोल कॉन्सेप्ट में। ये क्या बताता है, एक मोल में कितने, हमेशा कितनी एंटिटीज होंगी, हमेशा कहीं भी चले जाओ दुनिया के कोने में, 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटिटीज होंगी, राइट। ये हमने वाटर के सॉरी हाइड्रोजन के एटम और वाटर के मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल से समझ लिया। अब देखते हैं मोलर मास। मोलर मास में हमने क्या देखा था, 1 ग्राम सब्सटेंस में कितने मोल्स हैं, या फिर इसे उल्टा बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने ग्राम्स हैं। वैसे हमें यही बोलना चाहिए कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने ग्राम्स हैं, राइट। तो ये हमने देख लिया, हमने जो एटॉमिक मास निकाला था वो सेम यहाँ पे है, बस हमने उसकी यूनिट चेंज कर दी। यूनिट क्या कर दी, ग्राम्स पर मोल। इजी पीजी, राइट। अब जो भी आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, हमने आज सिर्फ मास मास के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है आपके पास, जो आपको क्रैक करना है। यू हैव टू क्रैक इट एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। और अगर कोई भी डाउट लगता है किसी भी चीज में, या कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो यू कैन शेयर दैट इन कमेंट सेक्शन। If you like the video, kindly like, share and subscribe. Till then, bye bye. Keep studying.